डेट आज 10 जुलाई 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में हम। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे। फर्स्ट टॉपिक है अपना यूथ एंड फूड सिस्टम। ये एक रिपोर्ट है जो यूनाइटेड नेशन ने अभी ये जारी की है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि यूथ को, जो नौजवान पीपल है, यंग पीपल है, उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए प्रमोट किया जा सके। क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड की डिमांड बढ़ेगी। तो फूड की सिक्योरिटी के लिए और न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी के लिए फ्यूचर में कैसे एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके ताकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा किया जा सके। तो बस इसी का ये काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ अट्रैक्ट हों, प्रमोट हो इंगेजमेंट में, एग्रीकल्चर के में, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो एग्रीकल्चर में, कि खेती में भी रोजगार जो पैदा हो ज़्यादा से ज़्यादा। ये रिपोर्ट किसने प्रिपेयर की है? ये प्रिपेयर की है कमेटी है, कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। इसने रिपोर्ट प्रिपेयर की है और किसको दी है? यूनाइटेड नेशन को रिपोर्ट दी है। तो यूएन की रिपोर्ट ही बोला जाता है, क्योंकि ये कमेटी है जो, इस कमेटी को होस्ट कौन करता है? ये एक इंटरनेशनल कमेटी है और इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है जिसको होस्ट करता है फाओ। फाओ होस्ट करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की ही एक स्पेशलाइज एजेंसी है फाओ, ये इसको होस्ट करता है। और ये फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सभी के लिए हो, इसी पे वर्क करती है ये कमेटी, कमेटी ऑन फूड सिक्योरिटी, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। इसने रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा है कि यूथ इन नंबर कितने हैं। यूथ जो अभी हैं, पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 के अकॉर्डिंग 16% जो लोग हैं यूथ, नौजवान 15 से 24 ईयर के बीच में हैं। वर्ल्ड की पॉपुलेशन के जितनी भी जनसंख्या पूरे विश्व में, उसका 16% लोग 15 से 24 के बीच में हैं। जो यंग पीपल हैं वो मोस्टली एशिया में कंसंट्रेटेड हैं, सेंट्रल एशिया, सदर्न एशिया में, जिनकी पॉपुलेशन है 361 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख। ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न एशिया में 307 मिलियन यूथ हैं, और सब सहारन अफ्रीकन में 211 मिलियन यूथ है। मतलब सबसे ज़्यादा जो हमारा ये एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया है, ये वाला रीजन है। ये अपना एशिया हो गया, ये सदर्न एशिया हो गया, ये सेंट्रल एशिया हो गया, ये वाला रीजन है जो, इसमें पॉपुलेशन यूथ की सबसे ज़्यादा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है। इसने एस्टिमेट लगाया है कि 440 मिलियन यूथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, 440 मिलियन यूथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लेबर मार्केट में एंटर करेंगे 2015 से 30 के बीच में। 2015 से 30 के बीच में, मतलब लेबर मार्केट में इंटर करने का मतलब है उनकी एज 15 से अबव होगी और 59 से नीचे होगी, ताकि लेबर के लिए उपलब्ध हों। तो इतने पॉपुलेशन होगी अफ्रीकन कंट्रीज में भी लेबर के लिए। इससे रिलेटेड इनिशिएटिव कुछ याद रखने हैं आपको। एक है माया रोड मैप। माया रोड मैप 2018 में अडॉप्ट किया था। माया की फुल फॉर्म है मोटिवेटिंग एंड अट्रैक्टिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। मोटिवेटिंग एंड अट्रैक्टिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। ये न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये रोड मैप अडॉप्ट किया था। इसका भी टारगेट ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को कैसे मोटिवेट करें और अट्रैक्ट करें एग्रीकल्चर की तरफ। क्योंकि सब लोग क्या, एग्रीकल्चर में फ़ायदा होता नहीं है, इनकम इतनी होती नहीं है, तो सब लोग छोड़ते जा रहे हैं। कि एग्रीकल्चर में फ़ायदा भी हो, इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए यूथ को अट्रैक्ट करना इसका मेन मकसद था इस रोड मैप का। एक आर्य नाम का है, आर्य अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। ये हमारे इंडिया का इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इनिशिएट किया था ये प्रोग्राम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ हैं, यंग पीपल हैं, उनको एग्रीकल्चर में अट्रैक्ट किया जाए, आकर्षित किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करें। तो ये दो आपको जरूर याद रखने, माया और आर्य किससे रिलेटेड है? यूथ को अट्रैक्ट करने की तरफ, यूथ को अट्रैक्ट करना है एग्रीकल्चर की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है मदुरई मल्ली। मदुरई मल्ली क्या है? ये मल्ली एक जैस्मिन है। जैस्मिन, जैस्मिन तो सब जानते हो आप, चमेली, चमेली के फूल, चमेली के पौधे को भी जैस्मिन बोलते हैं और फूल को भी जैस्मिन बोलते हैं। ये चमेली का फूल है भाई साहब, देख लो, ये दिखाई दे रहा है आपको फ्लावर, ये है चमेली का फूल। ये मदुरई मल्ली है। मल्ली बोलते हैं वहाँ पे तमिलनाडु में, मदुरई कहाँ पे? तमिलनाडु में। और मल्ली बोलते हैं वहाँ पे जैस्मिन को, चमेली को, तमिल भाषा में, तमिल लैंग्वेज में। तो ये मदुरई में उगाया जाता है, और मदुरई के आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे ये उगाया जाता है, और इसे जीआई टैग मिला हुआ है। अभी न्यूज़ में आया है, किस लिए? क्योंकि इसका एक्सपोर्ट स्टार्ट किया है, एक्सपोर्ट किया गया है बहुत सारी कंट्रीज़ में, आसपास की कंट्रीज़ में। इसकी जो सुगंध है, सुगंध वो बहुत ही अट्रैक्टिव और सेडक्टिव फ्रेग्रेंस है। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध, जो इसके पावरफुल फ्रेग्रेंस है। ये ओरिजिन इसका मदुरई में हुआ है, इसलिए इसका नाम मदुरई मल्ली पड़ा है। मतलब मदुरई में अधिकतर उगाया जाता है ये जैस्मिन। और आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे, थैनी, शिवगंगा, विरुद्धुनगर और डिंडीगुल, ये तमिलनाडु में ही आसपास के एरिया हैं जो इसके। 2013 में इसको जीआई टैग मिल गया था।
मदुरई मल्ली को। जीआई टैग सब आप जानते हो, जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये एक टैग होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। एक एक्ट बनाया हुआ है जोग्राफिकल इंडिकेशन रिकॉग्निशन, ये एक्ट है एक, ये एक्ट है रिकॉग्निशन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट करके, 1999 का एक्ट है, 1999 का। इसके थ्रू क्या है, इंडियन गवर्नमेंट जब आप अप्लाई करोगे, मान लो किसी की भी कोई आपने मैन मेड प्रोडक्ट है, आदमियों ने फैक्ट्री में बनाया है या घर में बनाया है, या आप किसी की खेती करते हो, नेचुरल कोई प्रोडक्ट है, कहीं पे होता है, मान लो रीजन में होता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, या किसी पूरी कंट्री में भी होता है, तो उसे जीआई टैग दे देते हैं 10 साल के लिए। 10 साल तक उस नाम से कोई दूसरा आदमी नहीं बेच सकता उसे। और इनके क्या होता है, क्वालिटी मेंटेन रखना पड़ता है, क्वालिटी ये दर्शाता है, शो करता है कि हाँ इसको जीआई टैग मिला हुआ है, इसकी कोई क्वालिटी है, अलग क्वालिटी है, तो उसका प्राइस भी मार्केट में अच्छा मिलता है, तो मार्केटिंग भी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है और इनकम भी जनरेट होती है जिस प्रोडक्ट को मिल जाता है, जो लोग बेचते हैं इस प्रोडक्ट को। तो मदुरई को मिला हुआ है, इसको मदुरई मल्ली को जीआई टैग। तो ये किसी और प्रोड्यूसर को रोकता है, प्रिवेंट करता है कि सिमिलर फ्लोर को, जैस्मिन को पौधे को, ये नहीं है मध्य प्रदेश में फ्लावर हो रहा है जैस्मिन का, उसे मदुरई मल्ली के नाम से बेच रहा है, तो ऐसे नहीं हो सकता है, मार्केट में उसी से बिकेगा जो मदुरई में है। तो ये चीज़ बस आपको याद रखनी है। और इसको इंडिया की, मदुरई को ना जैस्मिन कैपिटल भी बोला जाता है, इंडिया की जैस्मिन कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे मल्ली ये जो है जैस्मिन बहुत उगाया जाता है। और एक चीज़ याद रखनी है, जीआई टैग सबसे पहले किसको मिला था, दार्जिलिंग टी को। दार्जिलिंग कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग एक जगह है, सिक्किम और असम से बॉर्डर लगता है इसका। दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग की चाय है जिसको सबसे पहले 2004 में मिला था, लगभग जीआई टैग मिला था। चलते हैं नेक्स्ट पे, यही था इसमें। नेक्स्ट है डीबी जैनवॉक। डीबी जैनवॉक क्या है, एक डेटाबेस है, वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा डेटाबेस है जो ओरल कैंसर के जीनोम वेरिएंट के डेटा कलेक्ट करेगा। ओरल कैंसर क्या होता है, मुंह में कैंसर हो जाना, और उसका जीन के वेरिएंट होते हैं। देखो भाई साहब, कैंसर की भी सेल होती हैं, हार्मफुल सेल होती हैं, आपकी बॉडी में आ जाए तो कैंसर हो जाता है। कैंसर क्या होता है, देखो आपकी बॉडी पे बाहर कोई घाव हो जाए, इंजरी हो जाए, बाहर आपके फोड़े फुंसी हो जाए, तो वो फोड़े फुंसी बोल देते हैं उसे, पिंपल्स या ये। और अगर बॉडी के अंदर हो जाए कहीं पे ऐसी फुंसी, तो वो कैंसर हो जाता है, ये समझ लो, कैंसरस सेल है। क्योंकि देखो बाहर तो आप दवाई लगा के कुछ बीटाडीन लगा लोगे या कुछ और दवाई लगा लोगे, पट्टी करवा लोगे, उसके ठीक हो जाएगा बाहर ऐसे, लेकिन अंदर कैसे करोगे, बॉडी के अंदर कैसे करोगे, दवाई कैसे लगाओगे, तो यही कैंसर है। इसलिए कैंसर को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। कैंसर के इलाज भी हैं, कुछ रेज वगैरह दी जाती हैं, एक्सरे रेज या फिर गामा रेज से इसे कैंसर सेल को मारा जाता है। तो ये ओरल कैंसर है, ओरल का मतलब होता है मुंह में कैंसर का एक जीनोमिक वेरिएंट का डेटाबेस है, कि जो कैंसरस सेल होती हैं उनके जीन का, डिफरेंट सेल होती हैं उसके जीन का डेटा तैयार करना है। ये वर्ल्ड का पहला फर्स्ट डेटाबेस है डीबी जैनवॉक। किसने क्रिएट किया है, ये क्रिएट किया भाई साहब हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, उसके अंडर काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ही एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स। ये कल्याणी है वेस्ट बंगाल में, ये इंस्टीट्यूट है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। इसने तैयार किया है डेटाबेस। किसने तैयार किया, इस इंस्टीट्यूट ने। ये इंस्टीट्यूट किसके अंडर काम करता है, डीबीटी। डीबीटी कौन से मंत्रालय के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और किसके काम है डेटाबेस, किसकी तैयार करेगा, कैंसर सेल की जीनोमिक वेरिएंट का डेटाबेस है, और वर्ल्ड का पहला है, और नाम क्या है, डीबी जैनवॉक। बस इतना याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है स्पर्श, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। स्पर्श एक प्रोग्राम है, क्या है, जो भी डिफेंस के आदमी हैं, डिफेंस का मतलब है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जिसने काम किया, रिटायर हो गया वैसे जॉब की थी, रिटायर हो गए, तो उनको सैलरी जो मिलती है एज ए पेंशन दी जाती है ना, पर मंथ पेंशन मिलती है जिनको, जो रिटायर हो जाते हैं गवर्नमेंट अधिकारी या फिर ये डिफेंस वाले। अभी बात हो रही है स्पर्श पोर्टल की। एक पोर्टल है स्पर्श, पोर्टल है इंटरनेट पे, जैसे साइट है, वेबसाइट, जैसे आपका google.com है, ऐसे एक साइट है स्पर्श पोर्टल। गूगल पे डालोगे स्पर्श पोर्टल खुल जाएगा आपका, देख सकते हो आप। इसमें क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो आर्मी या नेवी एयरफोर्स के जो मिलिट्री ऑफिसर है, डिफेंस के ऑफिसर है, जो मान लो ऑफिसर है या कोई भी सोल्जर है, रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन दी जाती है, तो उन्हें पेंशन डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी, डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी, जिस भी बैंक में उनका अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र होगी। और इसमें ये जानकारी भी ले सकते हैं इस पोर्टल पे जाके। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक इनिशिएटिव है स्पर्श, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन और रक्षा का मतलब डिफेंस के जो पर्सनल है, कर्मचारी हैं, उनके लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो डिफेंस पेंशन को डिसबर्समेंट करेगा, देगा लोगों को। वेब बेस्ड सिस्टम है, डायरेक्टली ये क्या करेगा, इंटरनेट के जरिए डायरेक्टली बैंक में, बिना एक्सटर्नल इंटरमीडियरीज, बिना कोई बिचौलियों के, डिफेंस पेंशनर
के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डायरेक्टली उनकी पेंशन क्रेडिट करेगा, देगा। इसमें ये पोर्टल क्या है, जो पेंशनर है वो इसमें जाके इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं पेंशन रिलेटेड, कि उनकी पेंशन कब आएगी, क्या क्या सर्विस वो ले सकते हैं। अगर उन्हें पेंशन नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो रजिस्टर कर सकते हैं कंप्लेंट शिकायत रजिस्टर करते हैं कर सकते हैं इस पोर्टल पे जाके, स्पर्श पोर्टल पे जाके। तो यही है इसके बारे में मेनली। और इसमें क्या है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए सेंटर बनाए दिए जाते हैं, सर्विस सेंटर। जैसे कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं ना, कॉमन सर्विस सेंटर, ऐसे ऐसे सर्विस सेंटर होते हैं जिन पे स्पर्श पोर्टल के लिए कुछ एक मान लो 2-3 बंदे बैठा दिए, और मान लो कोई बुजुर्ग लोग हैं, पेंशन मिल रही है, डिफेंस से रिटायर हुए हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स से, उन्हें कंप्यूटर वगैरह नहीं चलाना आता, इंटरनेट की नहीं इतने नॉलेज होती, तो या विलेज एरियाज पे, स्टेट लेवल पे ऐसे स्पर्श पोर्टल बनाए दिए जाते हैं। वहाँ पे जाके वो अपना कुछ कंप्लेंट करनी है, रजिस्टर करना, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उनको सारी जानकारी दी जाए, ऐसे ये सर्विस सेंटर बना दिए जाते हैं। और 2 लार्जेस्ट बैंक हैं जो सर्विस सेंटर की तरह काम करते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ये दोनों कोऑप्टेड एज ए सर्विस सेंटर, मतलब आपस में सहयोग करते हैं और सर्विस सेंटर की तरह काम करते हैं। मतलब जो डिफेंस पर्सनल हैं, जो सोल्जर वगैरह या कोई भी कर्मचारी डिफेंस से रिटायर होकर आया, और वो इन बैंक में जाके अपना एक तरह से सर्विस सेंटर का ही काम करेंगे, बैंक में जाके अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई साहब हमारी पेंशन आई है, नहीं आई है, कब आएगी, या कोई रजिस्टर करनी है कंप्लेंट, तो इसमें जाके कर सकते हैं। ऐसे कुछ डिफेंस पेंशन के लिए कुछ और भी इनिशिएटिव हैं। एक है वन रैंक वन पेंशन स्कीम। ये क्या है, वन रैंक वन पेंशन? देखो ऐसा होता था पहले कि जैसे मान लो कोई 2002 में रिटायर हो गया, आर्मी से रिटायर होगा, मान लो जनरल की पोस्ट पे था। जो पोस्ट होती है जनरल, मेजर जनरल, कर्नल, ये पोस्ट होती हैं, जैसे आपके पुलिस में होती है ना, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, फिर आपका हो जाएगा मतलब सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, ये होती हैं, आईजी, डीआईजी, आईजी, ये ऐसे पोस्ट होती हैं। ऐसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी ऐसे पोस्ट होती हैं, जनरल, मेजर, जनरल, कर्नल, ये मतलब अलग अलग नाम होते हैं। तो मान लो जनरल की पोस्ट से कोई अधिकारी मतलब रिटायर हुआ है 2002 में, रिटायर हो गया 2002 में। एक क्या है, 2002 में जब इसकी सैलरी थी, तो मान लो इसकी जब रिटायर हुआ था, मान लो 50,000 सैलरी थी, 50,000 सैलरी थी। तो जनरली क्या होता है, जितनी सैलरी होती है लास्ट टाइम, जितनी लास्ट सैलरी मिली होती है उसकी आधी, लगभग 25,000 सैलरी इसकी आधी पेंशन के तौर पे दी जाएगी जब तक वो जिंदा रहते हैं, समझ गए। तो ये होती है पेंशन, मिलती है उन्हें। लेकिन कोई अधिकारी मान लो 2002 की बजाय 2019 में रिटायर हुआ है, 2019 में, और जनरल की रैंक पे रिटायर हुआ है, तो देखो उस टाइम पे जब क्या है, जो वेतन था, पे कमीशन, उस पे कमीशन के अनुसार 50,000 थी उसकी पेंशन, मतलब उसकी सैलरी, जो अधिकारी था जनरल रैंक पे। लेकिन 2019 पे ही जो जनरल था उसकी जो सैलरी वो मान लो 80,000 थी, क्योंकि भाई साहब 2002 से 2019 में बहुत फ़र्क हो गया ना। मान लो 7th पे कमीशन भी लागू हो गया, तो 7th पे कमीशन होने के बाद मान लो 80,000 हो गया, या 1 लाख पेंशन होगी, या 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख सैलरी होगी उनकी, 1.5 लाख सैलरी होगी। तो 1.5 लाख सैलरी का आधा मिलेगा उन्हें पेंशन, कितना हो जाएगा 1.5 लाख का, लगभग 75,000। तो अब देखो ये भी जनरल था और ये भी जनरल था, इसको पेंशन मिल रही है 25,000 और इसको मिल रही है कितनी, 75,000। तो इसके लिए डिफेंस जो रिटायर हुए थे अधिकारी या कोई भी सोल्जर, उन्होंने एक तरह से डिमांड की गवर्नमेंट से कि सेम रैंक पे सेम पेंशन दी जाए। तो जैसे ये जनरल पे रिटायर हुए हैं, इस रैंक पे रिटायर हुए हैं, और ये भी जनरल पे रिटायर हुए हैं, तो चाहे किसी टाइम पे रिटायर हों, अगर 2019 में जनरल रैंक की अधिकारी को पेंशन पे 75,000 मिल रही है, तो चाहे पहले कोई से साल में रिटायर हुआ अधिकारी जनरल रैंक का, तो उसे भी 75,000 रुपीज़ दी जाएगी, समझ आ गए। जैसे इसको 25 मिल रही थी तो 25 नहीं मिलेगी, जो अभी मिल रही है। जैसे 2021 में मेजर जनरल, कोई जनरल रैंक पे अधिकारी रिटायर हुआ है, तो सबको सेम पेंशन मिलेगी, समान, चाहे कोई भी डेट पे रिटायर हुआ हो पहले, समझ गए। तो ये नहीं देखा जाएगा उसकी जितनी लास्ट सैलरी थी उसकी आधी मिलेगी, नहीं, अब ये देखा जाएगा कि अब फिलहाल कितनी मिल रही है। लास्ट मान लो 2021 में कोई रिटायर हुआ है जनरल रैंक का अधिकारी, और उसकी सैलरी कितनी थी, मान लो 2 लाख थी, तो 1 लाख मिल रही है उसे आधी पेंशन। तो उसके हिसाब से जितने भी जनरल रिटायर हुए हैं पहले, उन सबको 1 लाख रुपये पेंशन मिलेगी पर मंथ। तो ये है वन रैंक वन पेंशन स्कीम, यही था। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम। ये क्या है, ये सप्लाई चेन को फैसिलिटेट करने का एक प्रोग्राम है, प्रमोट करना, कि जो ट्रेड होती है ना उसको सुगम बनाना, फैसिलिटेट करना, इसका काम है। ये प्रोग्राम है एक, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ये एक हमारा सेंट्रल बोर्ड है इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स के लिए, इसने ये ऑनलाइन फाइलिंग स्टार्ट की है ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर में। ये न्यू वर्जन है इसका,
मतलब सेकंड वर्जन है, V2.0 वर्जन वेब एप्लीकेशन का एक वर्जन है, जिसमें क्या किया जाएगा, डिजिटली मॉनिटरिंग की जाएगी फिजिकली फाइल्ड एप्लीकेशन की टाइमली इंटरवेंशन और एक्सपीडियंस के साथ। ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम है क्या, जिसमें अभी इसने रजिस्टर किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने, इसने आरंभ किया, ऑनलाइन फाइलिंग की है, फाइल किया है, फाइल का मतलब दर्ज करना अपने आप को। ये प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का, एक प्रोग्राम है सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड टू सिक्योर एंड फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड। ये एक प्रोग्राम है किसका, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड कस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, 1952 में बनाई गई थी। ये एक इंटर गवर्नमेंटल संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके लगभग 183 मेंबर है, इंडिया भी इसका एक मेंबर है। और ये पूरे वर्ल्ड में रूल्स वगैरह बनाती है ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, कि जो सप्लाई चेन में कोई बाधा ना आए, ट्रेड आसानी से हो सके। जैसे WTO बनाता है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही कुछ ये स्टैंडर्ड तैयार करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम यूरोप में एक कंट्री है बेल्जियम, उसकी राजधानी है, कैपिटल है ब्रूसेल्स, ब्रूसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका ही ये प्रोग्राम है सेफ प्रोग्राम, और इसके अंदर है ये AEO ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम। इसका काम यही है, सप्लाई चेन की सिक्योरिटी उपलब्ध कराना, एक तरह से इन्हेंस करना, सुरक्षा इन्हेंस करना, और लेजिटिमेट गुड्स हैं, जो लेजिटिमेट गुड्स का मतलब जो सही गुड्स हैं, इलीगल तरीके से नहीं बेची खरीदी जा रही हैं, उनको फैसिलिटेट करना, सुगम बनाना, उनके मूवमेंट को, मतलब एक दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड हो सके, ये आसानी करना। ये एक वॉलंटरी कंप्लाइंस प्रोग्राम है, कोई कंट्री इसमें वॉलंटरी अपनी मर्जी से अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, फाइल कर सकता है। कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, काम ऐसे करता है। इंटरनेशनल ट्रेड, इस प्रोग्राम के अंदर एक एंटिटी इंगेज होती है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में एक एंटिटी का मतलब मान लो कंपनी इंगेज रहेगी, और इसे कौन करेगा, अप्रूवल कौन देगा इस कंपनी को, कस्टम्स अप्रूवल देंगे इसको, ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल देगी। सप्लाई चेन सिक्योरिटी के लिए स्टैंडर्ड तैयार करेंगे, और उसे ग्रांटेड किया जाएगा स्टेटस, ये ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस दिया जाएगा, और उसे कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे, और वो सप्लाई चेन को सुगम बनाएगा, फैसिलिटेट करेगा। इसके बेनिफिट क्या होंगे ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस के, इसके ये होंगे, ये टाइम पे क्लियरेंस दे सकेगा, और एग्जामिनेशन, फ्यूअर एग्जामिनेशन होंगी, इंप्रूव्ड सिक्योरिटी होगी, और कम्युनिकेशन होगा बिटवीन सप्लाई चेन पार्टनर। कहने का मतलब ये, एक कंट्री मान लो दूसरी कंट्री में अपना माल बेचने जाएगी, सप्लाई करेगी, तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी सुरक्षा, और क्या करेगा, जैसे एग्जामिन करना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट जो आप दूसरी कंट्री में बेच रहे हो कि ये सुरक्षित भी है नहीं है, तो इसके फ्यूअर एग्जामिनेशन होंगे बाद में। जैसे मान लो ये जो है, कोई भी कंपनी, उसे ऑथराइजेशन दे दिया, स्टेटस दे दिया AEO का, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, अब ये सारी जानकारी इकट्ठा करेगी, ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी करेगी इकट्ठा, ये बताएगी कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है, दूसरी कंट्री में सप्लाई करना आसान हो जाएगा। और अब ये सेफ फ्रेमवर्क क्या है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का सेफ फ्रेमवर्क, ये देखो 2005 में वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल ने अडॉप्ट किया था। ये है फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड टू सिक्योर एंड फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड, मतलब ग्लोबल ट्रेड जो व्यापार होता है उसको ही सुगम बनाना, फैसिलिटेट करना, इसका मतलब है। और एक डिटरेंट की तरह काम करता है, डिटरेंट का मतलब निवारण, इंटरनेशनल टेररिज्म से निवारण, छुटकारा, रिवेन्यू कलेक्शन की सिक्योरिटी, और ट्रेड फैसिलिटेशन को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना, ये इसके 3 काम है सेफ फ्रेमवर्क के, जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का है। तो एक तरह से स्टैंडर्ड तैयार करता है, रूल्स वगैरह तैयार करता है। कुछ रिलेटेड फैक्ट हैं इसके रिगार्डिंग। एशिया पैसिफिक रीजन के लिए वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने एशिया पैसिफिक रीजन के लिए एक लैब है, उसको रिकॉग्नाइज किया है, रीजनल कस्टम लेबोरेटरी, सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी है, इसको पहचान दे रखी है। एशिया पैसिफिक रीजन के लिए ये रीजनल कस्टम लेबोरेटरी की तरह काम करेगा, मतलब स्टैंडर्ड तैयार करेगा, रूल्स वगैरह बताएगा कस्टम, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। एशिया पैसिफिक रीजन आपका ये है, एशिया कॉन्टिनेंट है ये वाला एशिया, और ये पैसिफिक रीजन में जो कंट्री आती हैं, ये वाली कंट्री हो गई, ये वाली कंट्री होगी, तो एशिया पैसिफिक रीजन के लिए ये काम करेगा एज ए लेबोरेटरी, तो इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पे, यही था इसके बारे में। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये एक फंड है जिसमें पैसा निकाला जाता है और एग्रीकल्चर के लिए लोन दिया जाता है, या छोटे उद्योग हैं उनके लिए लोन दिया जाता है, कर्ज दिया जाता है, ताकि उनके बिजनेस को प्रमोट किया जा सके एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है
कि सेंट्रली सेक्टर स्कीम ऑफ फाइनेंशियली फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, मतलब इस फंड से जो भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उनके लिए फाइनेंसिंग फैसिलिटी दी जाएगी, मतलब इस फंड से उन्हें लोन दिया जाएगा। ये यूनियन कैबिनेट ने अभी सहमति दे दी है, अपनी अनुमति दे दी है, अप्रूवल दे दी है। अभी लेटेस्ट मॉडिफिकेशन क्या किए हैं इसमें, लेटेस्ट मॉडिफिकेशन का मतलब है चेंज क्या किए हैं अभी लेटेस्ट चेंज किए हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ा दिया है। अब जो स्टेट की एजेंसी होंगी, जैसे एपीएमसी होगी, मंडी जो होती है ना जहाँ पे किसान अपना सामान बेचने जाता है, कोई उगा लिया फसल, तो वो भी एक इंक्लूड कर दिए, वो भी लोन ले सकती हैं। या कोई कोऑपरेटिव है, नेशनल या स्टेट लेवल की कोऑपरेटिव है, वो भी लोन ले सकती है। या फिर आपका कोई मान लो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी लोन ले सकती है। ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, देखो मान लो किसान है, छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ या आधा एकड़ ज़मीन है, तो ये अपना माल बेचने जाएंगे या किसी बिजनेसमैन को बेचेंगे तो इनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होगी। बार्गेनिंग का मतलब मोल भाव नहीं कर सकेंगे बेचने के लिए। तो अगर जैसे बड़े किसान होते हैं, उनके पास जैसे मान लो बहुत सारी ज़मीन होती है और मान लो 1000 एकड़ ज़मीन है और बहुत सारी फसल है, तो किसी कंपनी मान लो ब्रेड बनाती है, ब्रेड, और ब्रेड बनाने के लिए उसे गेहूँ चाहिए, वीट चाहिए। तो ये एक जैसे किसान के पास 1000 एकड़ है, तो इसी कंपनी को माल बेचेगा तो इसे आसानी से उपलब्ध हो सकेगा और ये भी मोल भाव कर सकेगा, बार्गेनिंग कर सकेगा, मतलब इसे अपनी जो फसल है उसका दाम अच्छा मिल जाता है। तो इसके लिए क्या है, छोटे किसानों के लिए भी एक उपाय बनाया गवर्नमेंट ने। कोई भी मान लो छोटे छोटे किसान इकट्ठे आएँ, 10 किसान, 20 किसान या 1000 किसान, 10,000 किसान या एक डिस्ट्रिक्ट के सारे किसान, कुछ भी इकट्ठा होकर आ सकते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे। और इसी ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है, इनके लिए एक अधिकारी, मान लो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इनमें कुछ ऑफिसर होंगे, काम करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करा लिया। अब ये सारे किसान जो फसल उगाते हैं इन्हें बताएंगे, इन्हें इन्फॉर्मेशन देंगे, हमारे पास इतना माल है, ये इन्हें फैसिलिटी देगी स्टोरेज की या कुछ ऐसी फैसिलिटी देगी, और फिर ये आगे माल बेचेंगे, किसी कंपनी को देना हो या गवर्नमेंट को देना हो, किसी को देना हो, तो ये बेचेंगे। इससे क्या है, अच्छा माल मिल जाता है और सिक्योरिटी मिलती है, एक तरह से इनकम की सिक्योरिटी मिलती है फार्मर्स को, कि भाई साहब उनके माल को बेचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, हमें सिर्फ उगाना है, फसल तैयार करनी है, समझ गए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये भी लोन वगैरह ले सकती हैं। या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये इनकी फेडरेशन होती है, ये लोन ले सकती हैं, कर्ज ले सकती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी ऐसे ही होते हैं, कुछ मान लो कुछ आदमी मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे, समूह, और वो मान लो बैंक में कोई अकाउंट खुलवा लें, सब पैसा जमा करेंगे, मान लो कोई 1000 रुपये जमा करेंगे, सब 1000 रुपये और सब जमा करेंगे, फिर बैंक उस पर लोन देगा, फिर हर महीने ये 1000 रुपये और जमा करेंगे, बैंक लोन देता मतलब उस पर कर्ज देता रहे, वो इंटरेस्ट देता रहेगा ना, ब्याज देता रहेगा। और अगर मान लो जब किसी एक आदमी को ज़रूरत है, मान लो 20 आदमी का एक ग्रुप बन गया, एक आदमी को लोन लेना है, पैसे की ज़रूरत है, उसके घर में कोई शादी आ रही है या उसे कुछ करना है, खेती मतलब खेती करने के लिए, फसल बोने के लिए चाहिए पैसे, तो इनमें क्या है, ये इनसे ही लोन ले सकते हैं, अपने अकाउंट से लोन ले सकते हैं। और अपने अकाउंट में क्या है, फ़ायदा क्या होगा, इन्हें अपने अकाउंट में लोन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हें जो इंटरेस्ट रेट है बहुत कम देना पड़ेगा, जैसे 1% हो या 0.5% देना पड़ेगा। तो बैंक भी इस टाइम में क्या होता है, उन्हें कम इंटरेस्ट देता है जब उनकी राशि जमा होती है बैंक में। तो बैंक एज ए एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करता है, कि बस इनका पैसा रख के रखता है, इनकी पैसे की सिक्योरिटी होती है, समझ गए। तो इस तरह से अपने आप की सहायता करना सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे बना लेते हैं। और जिसमें एपीएमसी क्या है, एपीएमसी जो मंडी होती हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बोलते हैं इसको फुल फॉर्म में, इसको क्या है, इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएगी 2 करोड़ तक के लोन पे। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो इंटरेस्ट लोन लिया 2 करोड़ तक का, और उस पर लोन भरना, बैंक का लोन है मान लो 7%, तो इसे क्या है, कुछ इंटरेस्ट पे छूट दी जाएगी। जैसे इसे 7% की बजाय मान लो 3% ही भरना पड़ेगा या 4%, बाकी का कौन भरेगी, गवर्नमेंट भरेगी इंटरेस्ट। तो ऐसे 2 करोड़ तक के लोन पे इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। और इसके थ्रू क्या है, ये मंडी कोल्ड स्टोरेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती हैं, सॉर्टिंग के लिए, ग्रेडिंग के लिए, एसेसिंग यूनिट, सिलोज वगैरह, मतलब गोदाम वगैरह बना सकती हैं। इसमें क्या है, पावर दे दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को, इस मंत्रालय को पावर दे दी है कि इसमें कुछ चेंज करना चाहे, बेनिफिशियरी को इंक्लूड करना चाहे या डिलीट करना चाहे, किस किस को लोन दिया जा सकता है या कौन निकाला जाए, ये मिनिस्ट्री निकाल सकती है, ऐड भी कर सकती है कि किस किस को और लोन दिया जाए, किस किस को नहीं दिया जाए। इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया फाइनेंशियल फैसिलिटी का पीरियड, मतलब इसमें वित्तीय सहायता जो दी जाएगी 4 से 6 साल बढ़ा दिया, लगभग 2025 से 26 तक। और इसमें जो ओवरऑल पीरियड है स्कीम का वो एक्सटेंड कर दिया 10 से 13 साल का,
2032-33 तक ये स्कीम लागू रहेगी। अब ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है क्या, देखो यही है जो ऊपर पढ़ा कि इसमें लॉन्ग और मीडियम टर्म के लिए लोन दिया जाता है, लोन दिया जाता है ताकि इन्वेस्टमेंट हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्रीकल्चर के लिए। पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट किया जा सके फसलों का। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब है जब फसल कट के तैयार हो जाती है तो किसान को उसे स्टोर करने के लिए हाउस चाहिए, गोदाम चाहिए, तो ये फैसिलिटी बना सकें इसके लिए लोन दिया जाए, क्रेडिट फैसिलिटी दी जाए। इसके अंदर 1 लाख करोड़ रुपए दे चुकी है स्कीम के अंदर, जिसमें 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है पर एनम लोन पे, 2 करोड़ तक के लोन पे। इसमें बेनिफिशियरी और एलिजिबल कौन कौन से हैं ये तो एक्सटेंड किए थे अभी जो हमने पढ़े ऊपर, एपीएमसी हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अभी इसमें इंक्लूड किए हैं। इससे पहले कौन कौन से बेनिफिशियरी थे इसमें, फार्मर्स थे, किसान लोन ले सकते हैं, या मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई स्टार्टअप है, कंपनी स्टार्ट हुई है छोटी सी अभी, एग्रीकल्चर इंटरप्रेन्योर्स है, कोई सेंट्रल स्टेट की कोई एजेंसी है, लोकल बॉडी है, कोई प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए। इसमें क्रेडिट गारंटी कितनी दी जाती है, 2 करोड़ तक की लोन दिया जाता है। इसमें जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज है, इसके अंडर क्या है, जो छोटे छोटे बोरर्स होते हैं उन्हें 2 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है इस क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर, ये इस फंड का ही पार्ट है। और इसमें जो फ़ी होती है फॉर दिस कवरेज वो गवर्नमेंट पेड करती है। और अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको भी क्रेडिट गारंटी दी जाती है। उनमें क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर प्रमोशन स्कीम है, जिसे इंप्लीमेंट कौन करता है, किसकी है स्कीम, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर की स्कीम है, इसके थ्रू इसे सहायता दी जाती है। इस फंड का मैनेजमेंट कौन करता है, इसका प्रबंधन कौन करता है, इसको मैनेज और मॉनिटरिंग करता है ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म एक, उसके थ्रू इसको मैनेज किया जाता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को, और इसे मॉनिटर किया जाता है। नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मॉनिटरिंग कमेटी होती है, कुछ मेंबर होते हैं, ये सेटअप की जाती है, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करती है और इफेक्टिव फीडबैक देती है कि ये स्कीम कैसे लागू हो रही है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, फीडबैक भी देती है ये कमेटी, मॉनिटरिंग कमेटी, जो नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई जाती है। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है WWF एंड यूनेप रिपोर्ट ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। WWF क्या है, सब जानते हो आप, इंटरनेशनल NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था। कब बनी थी, 1961 में बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड आप सबको पता है कहाँ पे, यूरोप का एक कंट्री है स्विट्जरलैंड। इसमें एक सिटी है, शहर, जिसका नाम है ग्लैंड। ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। पूरे वर्ल्ड वाइड ये क्या है, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। और यूनेप आप सब लोग जानते हो, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है, एजेंसी भी बोल सकते हो आप, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, कुछ भी बोल सकते हो। इन दोनों ने एक रिपोर्ट दी है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पे। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है, कॉन्फ्लिक्ट आप सब लोग जानते हो क्या होता है, विवाद, झगड़ा। ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर और मानव के बीच में झगड़ा। कैसा झगड़ा हो रहा है ये, झगड़ा ये है भाई साहब, जैसे जंगल काटते जा रहे हैं, जंगल काटने के बाद जो उनके स्पेस कम रह गया जंगली जानवरों का, बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे मान लो खेत हैं, खेती कर रहे हैं किसान, तो ये आ जाते हैं, इनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। या फिर किसान वगैरह कोई यहाँ पे लोग हैं जंगलों से बाहर, कुछ दिख गया, मान लो शेर बाहर आ गया, हाथी बाहर आ गया, इनको मार दिया लोगों को। या फिर लोग क्या कर लेते हैं, ये बाहर आ जाते हैं अपने बचने के लिए, इनको मार देते हैं, हाथियों को मार देते हैं, या किसी को जंगली जानवर को मार देते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसी को बोलते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। इसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट दी है WWF और यूनेप ने रिपोर्ट दी है, समझ गए। थोड़ी देर पानी पी लेते हैं यार। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है, इस रिपोर्ट का टाइटल है ए फ्यूचर फॉर ऑल, द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। ये रिसेंटली इन दोनों ने मिलकर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट की हाईलाइट क्या है, इस रिपोर्ट की हाईलाइट ये है कि जितने भी जंगली जानवरों का नुकसान हो रहा है या स्पीसीज़ का नुकसान हो रहा है, उनमें एक सबसे बड़ा कारण क्या है, मेन थ्रेट, ह्यूमन और एनिमल्स का कॉन्फ्लिक्ट होना। ये कारण बताया एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा कारण। इसमें जो ह्यूमन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट से जो डेथ हुई है, किलिंग हुई है स्पीसीज़ की, लगभग 75% से ज़्यादा वर्ल्ड के वाइल्ड कैट की जो स्पीसीज़ हैं, वाइल्ड कैट, कैट क्या है, बिल्ली की प्रजाति के, जैसे शेर हो गया, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गए, ये पैंथर हो गया, ये वाइल्ड कैट की प्रजाति हैं। इनकी प्रजाति 75% से ज़्यादा जो किलिंग हुई है ह्यूमन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुई है, ये इस रिपोर्ट में बताया है। ये जो पोलर बियर है, पोलर बियर को बोलते हैं भालू को, और पोलर एरियाज़ में जो मिलता है, पोलर एरियाज आपके ये हो गए, ये हमारा इक्वेटर, ये फिर
23.5 दोनों साइड में ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल 35 तक, 35 से 60 डिग्री तक लगभग टेम्परेट, और उसके ऊपर पोलर जोन आ जाते हैं 65 से लेकर 90 डिग्री तक पोलर जोन। तो यहाँ पे जो ठंडे इलाके में जो बियर मिलते हैं, पोलर बियर बोलते हैं उनको, भालू। और एक मेडिटेरियन मॉन्क सील कैसी होती है, ये देख सकते हो आप, ऐसी होती है ये पानी में रहती है भाई साहब, ये पानी में रहती है, अभी तो बाहर लेटी हुई है ये मेडिटेरियन मॉन्क सील। और आपका एक हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स होते हैं जो पेड़ पौधों पे निर्भर होते हैं, मांस नहीं खाते, जैसे एलिफेंट। तो ये जो प्रजाति हैं, इनको भी प्रभावित किया है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ने। जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो अभी फॉल कर गई है, मतलब कम हो गई है, 68% तक एवरेज कम हो गई है 1970 से देखें तो। इंडिया का क्या सिनेरियो है, इंडिया का है 500 एलिफेंट से ज़्यादा मार दिए गए हैं 2014-15 से लेकर 2018-19 के बीच में। भाई साहब देखो, 500 से ज़्यादा हाथी मर चुके हैं ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और इसी पीरियड में लगभग 2361 लोगों की मौत हो गई है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और मेनली एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। हाथियों ने इतने लोगों को मार दिया, 2361 लोगों को, 2361 लोगों को। इंडिया क्या है, मोस्ट अफेक्टेड है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन आती है, एज वेल एज लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, एशियन एलिफेंट, वन हॉर्न राइनोज, एशियाटिक लायंस और अदर स्पीसीज हैं जिनको प्रभावित हुआ है किसकी वजह से, ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अब व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करना चाहिए ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, करना क्या चाहिए ये बताया। कंप्लीटली अगर इरेडिकेट करना है, इरेडिकेट का मतलब होता है रिमूव करना, हटाना है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि कंप्लीटली इरेडिकेट किया जा सके। थोड़ा बहुत तो होगा, क्योंकि भाई साहब जंगल कटते जा रहे हैं और जंगल से बाहर आ जाते हैं प्राणी, तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होना होगा ही थोड़ा बहुत तो कंप्लीटली तो इरेडिकेट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वेल प्लान्ड और इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई जाए तो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, और लोगों को बीच में और एनिमल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इनके मर जाते हैं लोग और कुछ एनिमल को मार देते हैं लोग, तो इसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है, मतलब काफ़ी हद तक। उसके लिए एक मॉडल है, ये मॉडल आप क्या है मेंस के आंसर में लिखने के लिए यूज कर सकते हो, या इन्वायरमेंट के रिलेटेड कोई टॉपिक आए एसए में, उसमें लिख सकते हो। ये सोनितपुर मॉडल, सोनितपुर एक डिस्ट्रिक्ट है भाई साहब असम में, उसी के नाम पे ये सोनितपुर मॉडल। ये मॉडल है क्या, ये मॉडल असम में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया, ये एक रीजनल ऑफिस है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का रीजनल ऑफिस है इंडिया में। इसने असम गवर्नमेंट के साथ मिलके ये ऑन एलिफेंट और फॉरेस्ट एरिया में जो एलिफेंट और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रोकने के लिए ये सोनितपुर मॉडल अपनाया था सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में, असम में। ये क्या था कि एलिफेंट यहाँ पे आते थे और जो लोग फसल बोते थे उनकी फसल को बर्बाद कर देते थे। मान लो फसल पे लेट गया, यहाँ पे गेहूँ उग रहे हैं या टी हो रही है, या फिर मान लो कोई चावल की खेती हो रही है या कुछ भी हो रहा है, यहाँ फसल पे लेट गया हाथी, पूरी फसल पे अगर 10-15 हाथी आ गए, पूरे खेत की फसल बर्बाद हो जाएगी ना भाई साहब पूरा। तो ये बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो 2003-4 के ड्यूरिंग 2003 एंड 4 यहाँ पे एक मॉडल डेवलप किया, सोनितपुर मॉडल। इसमें क्या किया कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसके अधिकारियों ने जो कम्युनिटी थी उनको भी इन्वॉल्व किया, कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब कम्युनिटी को जो आसपास फॉरेस्ट एरिया के पास लोग रहते थे उनको भी बुलाया और उनको भी ट्रेनिंग दी, उनको भी इन्वॉल्व किया कि आप कैसे बच सकते हो। इनको ट्रेनिंग दी कि एलिफेंट से कैसे बच सकते हो और सेफली एलिफेंट को कैसे भगा सकते हो खेत से, इनको तरीके सिखाए कैसे भगा सकते हो। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया ने डेवलप किया, लो कॉस्ट एक मॉडल डेवलप किया। इसमें क्या किया कि इलेक्ट्रिक फेंस लगाई नॉन लीथल, कि क्या है फॉरेस्ट एरिया के चारों ओर बिजली की तारें ऐसी लगा दी जिनमें थोड़ा सा करंट छोड़ दिया, जिससे क्या है कि बस कोई टच करे जंगली जानवर उन्हें हल्का सा करंट लगे और वापस चला जाए, लेकिन उसकी मौत ना हो, मृत्यु ना हो। ऐसा एक मॉडल डेवलप किया, ऐसी फेंसिंग की। इसके बाद क्या है, इसका परिणाम सोनितपुर मॉडल का परिणाम देखने को बहुत ही अच्छा मिला। इतना अच्छा मिला कि क्रॉप का लॉस बिल्कुल जीरो हो गया 4 सालों में जीरो लॉस हो गया। कि फिर एलिफेंट क्या है फसलों का क्रॉप का नुकसान नहीं कर रहे थे 4 साल के बाद। तो बहुत ही अच्छा मॉडल माना जाता है। इससे ह्यूमन एलिफेंट की जो डेथ होती थी वो भी रिड्यूस हो गई सिग्निफिकेंटली और क्रॉप का लॉस भी घट गया। एक एडवाइजरी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ये अप्रूव की है, एक स्टैंडिंग कमेटी है
नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की। एक नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, एक वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 का, उसके अंदर ये कमेटी मतलब बोर्ड बना हुआ है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसकी एक कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसने एक अप्रूवल दी है कुछ एडवाइजरी की कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोका जाए। तो ये कुछ एडवाइजरी है इसकी, क्या क्या है कि ग्राम पंचायत है, जो ग्राम पंचायत है, आसपास जो फॉरेस्ट एरिया के लोग रहते हैं उनको क्या है एम्पावर करो, पहले उनको ट्रेनिंग दो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के बारे में, जो भी डील करना है कैसे करना है इनको ट्रेनिंग दो। नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके थ्रू क्रॉप का अगर लॉस हो जाता है, क्रॉप का डैमेज हो जाता है, तो इनको भाई साहब बीमा करो इनकी फसलों का और उन्हें जो भी नुकसान होता है उनको पैसे दो, ये एक इसको यूज करो। नेक्स्ट है फॉडर एंड वाटर रिसोर्सेज विद इन फॉरेस्ट एरिया, कि जंगली जानवर क्या है फॉरेस्ट एरिया से बाहर ही ना आए, उनके लिए भाई साहब चारे की फैसिलिटी उपलब्ध कराओ। और वाटर रिसोर्सेज जैसे क्या है, जंगलों में कोई पानी का कोई मान लो तालाब नहीं है, टैंक नहीं है कुछ पानी पीने के लिए, उन्हें प्यास लगी तो जंगलों से बाहर तो आएंगे ही ना। या जंगलों में मान लो घास वगैरह सूख गई है नहीं है, तो आप घास उगाओ वहाँ पे, पानी की फैसिलिटी करो ताकि जंगलों से बाहर आए ना जंगली जानवर। और कुछ मेजर्स ले सकते हैं, कौन से कि 24 आवर के लिए एक हेल्पलाइन नंबर बनाओ, ताकि क्या है फॉरेस्ट अधिकारियों को वार्निंग भी दे सकें, फॉरेस्ट अधिकारी वार्निंग सिस्टम भी एक जारी करें कि मान लो कॉन्फ्लिक्ट के लिए कोई मान लो एनिमल वगैरह बाहर आ रहे हैं तो जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको चेतावनी भी दो, और एक लोगों को भी फैसिलिटी दो हेल्पलाइन नंबर की 24 आवर की, 24 घंटे फॉरेस्ट अधिकारी को फ़ोन करके बता सके अगर कोई ऐसी वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई जंगली जानवर आ गए गांव वे एरियाज़ में जो आसपास रहते हैं जंगलों में, उनकी फसल को ख़राब कर रहे हैं, तो फ़ोन करके बताएं फॉरेस्ट अधिकारी को ताकि वो आएँ और फिर इनको हैंडल करें। तो ऐसी कुछ मेजर्स ले सकते हैं। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। इसको देखो हम स्पेशल लेक्चर में पढ़ चुके हैं बना के, पॉलिटी की प्ले लिस्ट में जाओगे उसमें देख सकते हो आप, एनएसए पे लेक्चर बना हुआ है, नहीं देखा तो ज़रूर देखना, बहुत बार न्यूज़ में रहा, मेंस और प्रीलिम्स के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम ब्रीफली सिर्फ रिवाइज करेंगे इसको, ब्रीफली क्यों न्यूज़ में आया, अभी न्यूज़ में इसलिए आया, एक सिविल सर्वेंट थे, फॉर्मर सिविल सर्वेंट यानी कि आईएएस आईपीएस कोई होंगे, उन्होंने अभी डिमांड किया है गवर्नमेंट से कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का मिसयूज रोका जाए, गलत तरीके से इस कानून का यूज होता है उसको रोका जाए। अब हमारे लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि ये एक्ट है क्या। इस एक्ट में ये क्या है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या होता है, डिटेंशन का मतलब होता है कैद, प्रिवेंटिव का मतलब होता है रोकना, कानून, लॉ का मतलब कानून, कहने का मतलब ये है दो तरह की कैद होती हैं जिनमें आपको गिरफ्तार किया जाता है, एक प्रिवेंटिव जो ऊपर आपने स्पेलिंग देखी प्रिवेंटिव, और एक होता है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव होता है दंडात्मक, प्यूनिटिव यानी कि पनिशमेंट देना, कोई आपने कुछ किया है, कोई क्राइम किया है, अपराध, उसके बाद आपको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी क्योंकि आपने अपराध किया है, ये हो गया प्यूनिटिव। अपराध करने के बाद पुलिस आपको पकड़ के लेके जाए, अरेस्ट करे, डिटेंशन करे, कैद करे। और एक होता है प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव होता है आपने कोई क्राइम किया ही नहीं है, आप पे सिर्फ शक किया जा रहा है कि आप फ्यूचर में क्राइम कर सकते हो, आप पे शक किया जा रहा है, डाउट किया जा रहा है कि आप फ्यूचर में क्राइम अपराध कर सकते हो, इसलिए पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाती है ताकि आप अपराध कर ही ना पाओ, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि आपकी कैद कर ली अपराध करने से पहले। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन की डेफिनेशन ये पढ़ सकते हो आप लिखने के लिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन इन्वॉल्व्स द डिटेनमेंट, कैद, कंटेनमेंट, रोकना ऑफ ए पर्सन इन ऑर्डर टू कीप हिम हर और फ्रॉम कमिटिंग फ्यूचर क्राइम, फ्यूचर में क्राइम ना करे इस तरह रोकना, एंड फ्रॉम एस्केपिंग फ्यूचर प्रोसिक्यूशन, और फ्यूचर में उसे मुकदमे का ना चले कोर्ट वगैरह में उससे रोकना। ये है हमारे संविधान में भी इसके लिए दिया गया एक्ट के अलावा, इस एक्ट के अलावा हमें हमारे संविधान है जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें भी है आर्टिकल 22 क्लाउज 3 सब क्लाउज बी, ये कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउ करता है, किसी भी आदमी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू कैद किया जा सकता है और उसकी पर्सनल लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जो उसकी आज़ादी है उसको रोका जा सकता है, किसके लिए, स्टेट की सिक्योरिटी के लिए और पब्लिक ऑर्डर के लिए, मतलब राज्य में देश में सुरक्षा बनी रहे, कोई नुकसान ना हो, तो इसके लिए उसे कैद किया जा सकता है। आर्टिकल 22 का क्लाउज 4 ये बोलता है किसी भी आदमी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन नहीं किया जा सकता, उसे 3 महीने के लिए डिटेंशन किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई एडवाइजरी बोर्ड बैठा हो, जज वगैरह बैठे हों, वो कहें नहीं इसे 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन करो, कैद करो, तो 3 महीने से ज़्यादा भी किया जा सकता है, लेकिन जनरली 3 महीने के लिए ही किया जा सकता है बिना किसी जानकारी के, मतलब कोई एडवाइजरी बोर्ड ने सलाह भी नहीं दी है या कोई जज वगैरह ने कोई पास भी नहीं किया है जजमेंट वगैरह,
उसके बिना भी 3 महीने तक किया जा सकता है। और कैद करने के बाद क्या होता है, इसे कुछ राइट दिए जाते हैं कि उसे बताया जाता है कि क्यों कैद किया है, रीज़न बताया जाता है। लेकिन इसको 3 महीने की जो कैद की जाती थी, डिटेंशन की जाती थी, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में, हमारे संविधान में संशोधन किया गया, उसमें 3 महीने का टाइम घटा के 2 महीने कर दिया कि 2 महीने के लिए ही कैद किया जाएगा। लेकिन ये आज तक भी लागू नहीं हुआ, ये जो प्रोविज़न किया था संविधान में आज तक भी लागू नहीं हुआ ये प्रोविज़न। तो ओरिजिनल टाइम ही है अभी तक जो संविधान में दिया हुआ था 3 महीने का, 3 महीने तक कैद किया जा सकता है। तो अब ये देखो, ये तो संविधान में दिया है, अब इस एक्ट में क्या दिया है, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 का, उस एक्ट में क्या दिया, उस एक्ट में दिया हुआ है कि किसी भी आदमी को 12 महीने तक डिटेंशन किया जा सकता है, 12 महीने तक, बिना कोई क्राइम किया है, क्राइम करने से पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन में 12 मंथ तक, 1 साल तक उसे कैद में किया जा सकता है। और गवर्नमेंट चाहे तो उसे एक्सटेंड भी कर सकती है, अगर उसे कोई एविडेंस मिले, सबूत मिले कि हाँ इससे खतरा है, कोई क्राइम करेगा, इसे छोड़ दिया तो जेल से, तो उसे 12 महीने से ज़्यादा भी कैद करके रखा जा सकता है। तो संविधान में कितना था, 3 महीने, इस एक्ट में कितना, 12 महीने। और एक चीज़ याद रखनी है, 10 दिन तक तो, 10 डेज तक तो ये भी नहीं बताया जाएगा उस आदमी को कि किस चार्जेस पे उसे गिरफ्तार किया है। 10 दिन तक तो बस उसे कैद करके रख देंगे, उसे ये भी नहीं पता मुझे क्यों गिरफ्तार करके लेके आई है पुलिस, उसे कर देंगे इस एक्ट के थ्रू। तो ये बहुत ही एक तरह से ड्रैकोनियन समझा जाता है इस एक्ट को, मतलब खतरनाक बोलते हैं इस एक्ट को, क्योंकि ना तो उसे अधिकार दिया जा रहा ये जानने का किस बेस पे उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। 10 दिन तक तो वो अनजान रहेगा। और उसे जब उसका ट्रायल चलेगा कोर्ट में ट्रायल चलेगा, मुकदमा चलेगा, तो उसे लॉयर की फैसिलिटी भी नहीं दी जाती, वकील भी नहीं दिया जाता भाई साहब, क्योंकि उस आर्टिकल में, आर्टिकल 22 के हिसाब से वकील भी दिया जाता, लेकिन इसमें वकील भी नहीं दिया जाता, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू उसे गिरफ्तार किया जाता है। तो अब इसकी कंसर्न क्या है, आलोचनाएं क्या है, क्रिटिसिज्म, अगर आपको लिखें कि क्रिटिकली एग्जामिन करो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को, तो उसमें क्रिटिसिज्म ये लिख सकते हो आप कि देखो हमारे संविधान बोलता है 3 महीने के लिए उसे कैद किया जा सकता है, लेकिन ये करता 12 महीने। लेकिन संविधान कहता है कि राइट टू कंसल्ट है, कि अपने कोई मर्जी का, वो उसका लॉयर है, कोई एडवोकेट है, वकील है, उससे वो कंसल्ट कर सकता है, लेकिन राइट टू कंसल्ट भी नहीं दिया जाता इस एक्ट के थ्रू। किस एक्ट के थ्रू, एनएसए के थ्रू, समझ गए। और सेक्शन 50 है सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ये, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक एक्ट ही है, एक्ट कानून है, उसका सेक्शन 50 ये कहता है कि कोई भी पर्सन जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे ग्राउंड बताया जाएगा किस आधार पर उसे गिरफ्तार किया है, और उसे बेल भी, राइट टू बेल भी दिया जाएगा। बेल का मतलब है जमानत, जमानत पे बाहर आ जाते हैं ना जेल से, तो उसे जमानत का भी अधिकार होगा, और उसे ग्राउंड भी बताया जाएगा किस बेस पे गिरफ्तार किया है। लेकिन एसए में, एनएसए में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है 1980 का, ना तो उसे ये बताया जाता है किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, और ना उसे राइट टू बेल दिया जाता है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। लेकिन अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है, मतलब ये सारी फैसिलिटी नहीं दी जाती नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, तो ये इसकी आलोचना है, बुराई है। तो यही था आज के टॉपिक में। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है सार्क से रिलेटेड, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है करेक्ट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि सार्क मेंटेन्स परमानेंट डिप्लोमेटिक रिलेशन एट यूनाइटेड नेशन एज ए ऑब्जर्वर, मतलब यूनाइटेड नेशन में इसे ऑब्जर्वर का स्टेटस प्राप्त है सार्क को। एक संस्था है 8 नेशन की, सार्क 8 नेशन की संस्था है। ये सेक्रेटरीट इसका जो है ढाका में, मतलब इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर ढाका में है, बांग्लादेश में। नेक्स्ट कह रहा अफगानिस्तान लास्ट कंट्री था जो सार्क का मेंबर बना था, सदस्य बना था। आपको बताना कौन सा करेक्ट है, 1 ओनली, 1 2 1 3 या 1 2 3। दूसरा बिल्कुल गलत है, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो नेपाल में है। नेपाल की जो कैपिटल है, राजधानी काठमांडू, उसमें है इसका हेडक्वार्टर, ना कि ढाका में। तो इसलिए 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, सी। ये है भाई साहब सार्क। क्या है सार्क, एस्टेब्लिश किया था 8 दिसंबर 1985 को ढाका में, एक चार्टर अडॉप्ट किया था, सार्क चार्टर, मतलब रूल्स अडॉप्ट किए थे सार्क के। और इसका हेडक्वार्टर 1987 में 17 जनवरी को बनाया काठमांडू में, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। इसके मेंबर कितने हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। लेकिन इसका 2016 से अभी कोई भी इसकी मीटिंग नहीं हुई है, कोई भी इसका सबमिट नहीं हुआ है, क्योंकि एक अटैक हो गया था, आतंकवादी अटैक किया था पाकिस्तान ने, उसके बाद से इसका कोई भी मीटिंग नहीं हुई। इंडिया ने इसकी मीटिंग में अटेंड करने से मना कर दिया, इस्लामाबाद में होने वाली थी, इस्लामाबाद में, तो इंडिया ने मना कर दिया उस मीटिंग में जाने से। तो और भी कई सारी कंट्री ने इंडिया का साथ दिया और मीटिंग अटेंड नहीं की, उसके बाद से इसका सबमिट हो ही नहीं पाया। तो अभी इस ठंडे बस्ते में पड़ा है ये। तो सार्क क्या मेंटेन करता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन हो यूनाइटेड नेशन के साथ और भी यूरोपियन यूनियन वगैरह मल्टीलैटरल एंटिटी के साथ। तो ये मेंबर बना था
2005 में अफगानिस्तान 13वीं एनुअल मीटिंग हुई थी, 13th एनुअल मीटिंग हुई थी, सबमिट हुआ था सार्क का 2005 में, तब अफगानिस्तान इसका मेंबर बना था, इसका सार्क का। तो यही है इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट अपना ये बताना आपको हमारे जो इंडिया का बॉर्डर है, कौन कौन से बॉर्डर के पास ये बने हुए हैं बॉर्डर हाट। बॉर्डर हाट होते हैं कुछ, मान लो कियोस्क लगा दी, जो बॉर्डर एरियाज पर लोग हैं वो अपना सामान बेच सकें या अपने जो जान पहचान के लोग हैं उनसे मिल सकें। तो ये कौन कौन से बॉर्डर पे बने हुए हैं बॉर्डर हाट ऐसे, बांग्लादेश के बॉर्डर पे, भूटान, इंडिया के बॉर्डर पे, म्यांमार, इंडिया के बॉर्डर पे 1, 1, 2, 1, 3 या 1, 2, 3। देखो ये इन पे कोई नहीं बना हुआ, सिर्फ बांग्लादेश के बॉर्डर पे, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है वहाँ पे बॉर्डर हाट बने हुए हैं। ये मान लो वहाँ पे लोग, मान लो जैसे ये इंडिया का बॉर्डर है, इधर इधर बांग्लादेश शुरू हो गए, यहाँ पे आसपास जो मान लो सगे संबंधी रहते हैं वो आके मिल सकते हैं या अपना सामान बेच सकते हैं। यहाँ पे कोई सामान बेचना चाहे तो इनकी लाइवलीहुड सिक्योर करने के लिए इस तरह के बॉर्डर हाट बना दिए जाते हैं। तो सिर्फ बांग्लादेश बॉर्डर पे बने हुए इंडिया के साथ। नेक्स्ट आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनकरेक्ट बताना, सॉरी गलत स्टेटमेंट कौन सी है। पहला कह रहा है कि जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है ये इंडिया की फर्स्ट अनक्रूड फ्लाइंग टेस्ट बेड डेवलप्ड की गई है इसरो की। मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का मतलब ये है, ये इसरो का ऐसा प्रोग्राम है, कोई मान लो रॉकेट से लॉन्च किया, तो रॉकेट से लॉन्च करते हैं किसी सैटेलाइट को, तो रॉकेट क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाता है स्पेस में जाके, जल जाता है भाई साहब ये, या फिर कुछ पार्टिकल बच जाते हैं वो एयर में घूमते रहते हैं आसमान में, या कुछ मान लो वापस भी आके गिर जाते हैं समुद्र वगैरह में या ज़मीन पे भी गिर जाते हैं। तो ये जो क्या है रॉकेट ऐसा है रीयूजेबल कि इसे एक बार सैटेलाइट भेजा वो दोबारा वापस भी मंगाया जा सकता है और दोबारा से भेजा जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी आपको बताना है क्या ऐसी टेक्नोलॉजी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी है डेमोन्स्ट्रेटर, इंडिया का फर्स्ट है इसरो का ये इस प्रोग्राम के अंतर्गत। सेकंड कह रहा है जो GSLV Mark 2 है, ये सेटेलाइट वगैरह, ये मतलब सेटेलाइट वगैरह को भेजने का रॉकेट सिस्टम है। तो ये Mark 2 क्या है, 2500 किलोग्राम तक, 2500 किलोग्राम तक ये जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में सेटेलाइट को ले जा सकता है क्या, और इसमें इंडियन क्रायोजेनिक इंजन यूज किया गया है। आपको बताना गलत कौन सा, पहला, दूसरा, दूसरा या दोनों गलत, या दोनों गलत नहीं है, एक भी गलत नहीं है तो डी हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, हमें गलत बताना है कि नाइदर 1 नाइदर 2, यानी कि डी आंसर है, कोई सा भी गलत नहीं है, दोनों सही है। नेक्स्ट आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट दी हुई है किसके बारे में, स्टेटमेंट ये इंडिकेट कर रही हैं। देखो ये ऐसे आदमी थे जिन्होंने इंडियन ओपिनियन के एडिटर थे, एक न्यूज़पेपर था, इनको एडिट करते थे ये आदमी, और इन्होंने क्या है टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया था दलित के लिए, दलित कम्युनिटी के लिए, कहाँ पे, नासिक में कलाराम टेम्पल में। और ये जाने जाते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की थी इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेटअप की थी और उसके वाइस चांसलर भी बने थे ये। तो आपको बताना इनमें से कौन है, VO चिदम्बरम पिल्लई, सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्रनाथ टैगोर या मदन मोहन मालवीय। जी हाँ डी करेक्ट आंसर है, मदन मोहन मालवीय थे जिन्होंने ये सब कुछ किया था। नेक्स्ट आपको ये बताना है मपीला रिबेलियन, मपीला रिबेलियन को मोपीला रिबेलियन भी बोलते हैं या मोपीला रिवोल्ट भी बोलते हैं। रिबेलियन का मतलब है विद्रोह, रिवोल्ट मतलब दंगे प्रसाद होना। तो इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए, आपको बताना करेक्ट कौन सी है। ये ब्रिटिश और जो हिंदू लैंडलॉर्ड थे, लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार वगैरह, मालाबार रीजन में, मालाबार रीजन कहाँ पे, केरल में, केरल में, वहाँ पे एक विद्रोह हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट और हिंदू लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट। ये क्या है, कॉम्युनल वायलेंस हो गई थी इसके कारण, मापिला रिबेलियन के कारण हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़ाई हो गई थी, समुदाय के बेस पे हिंसा हो गई थी। 2021 में इसके 100 साल पूरे हो गए हैं, ये जो अपराइजिंग है 100 साल पूरे हो गए हैं, क्योंकि 1921 में स्टार्ट हुआ था ये। तो क्या ऐसा हुआ था ये, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, 1, 2, 1, 3, 2, 3 या ऑल ऑफ दी अबव। जी हाँ डी करेक्ट आंसर है, सारे के सारे ही करेक्ट हैं इसमें, 1921 में हुआ था ये। लचित बोरफुकन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हूँ, आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। ये अहोम किंगडम था असम में, उसमें कमांडर थे, बैटल ऑफ सराय घाट में लीडरशिप इन्होंने ही निभाई थी लचित बोरफुकन ने। और बैटल ऑफ सराय घाट में लड़ाई जो हुई थी अहोम किंगडम और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में हुई थी। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, पहला, पहला दूसरा, पहला तीसरा, ऑल ऑफ दी अबव। देखो तीसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बैटल ऑफ सराय घाट अहोम किंगडम और मुगल फोर्सेस के बीच में हुई थी, ना कि ब्रिटिश एम्पायर। तो 1 और 2 करेक्ट है, 20 सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आपको बताना मिडल स्टोन एज के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है। जो इसमें स्टोन होते थे, पत्थर के आर्टिफैक्ट, मतलब पत्थर के कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाते थे पहले, पत्थर के इंस्ट्रूमेंट, उन वो क्या थे, लगभग ऑफन प्राय वो मोर देन 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज में होते थे, और इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ बोलते थे। माइक्रोलिथ का मतलब है छोटे, तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होते थे क्या ये, ऐसे पत्थर के जो इंस्ट्रूमेंट बनते थे, मान लो हथौड़ी बना ली पत्थर की,
या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट बना लिया, मान लो ये बना लिया एक ऐसे चाकू जैसा बना लिया। और ये क्या थे कि ये जो मिडल स्टोन एज है, इसमें जो एनिमल हंटिंग वगैरह से जो करते थे, बड़े एनिमल की हंटिंग करते थे जो लोग, वो स्मॉल एनिमल की हंटिंग करते थे। अब हंटिंग का मतलब शिकार, मतलब इस एज में मिडल स्टोन एज से पहले बड़े पशुओं का शिकार करते थे, लेकिन इस एज में छोटे पशुओं का शिकार करने लगे और फिश वगैरह पकड़ने लगे, मछली वगैरह, जो लोग रहते थे इस एज के दौरान। मिडल स्टोन एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब पशुओं को पालने लगे, हॉर्टिकल्चर करने लगे, वेजिटेबल फूल फल की खेती करने लगे लोग, और प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्ट की थी इस पीरियड के दौरान, मिडल स्टोन एज के दौरान। आपको बताना करेक्ट कौन सा है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, और ऑल ऑफ दी अबव। देखो पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं बल्कि 5 सेंटीमीटर से कम होते थे इनके जो जो इंस्ट्रूमेंट होते थे, पत्थर के बने हुए हथियार वगैरह छोटे होते थे, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ बोलते थे। माइक्रोलिथ का मतलब है छोटे। बाकी की दो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब छोटे हथियार होंगे तो छोटे एनिमल का ही वो हंटिंग करेंगे, शिकार करेंगे, तो छोटे एनिमल की हंटिंग करना, फिशिंग करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था इस एज में, मिडल स्टोन एज में। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 तो गलत है, यानी कि 2 3 हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा लेक्चर भी समाप्त।